ये कहानी है कौवे और उल्लू की। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक विशाल बरगद के पेड़ के ऊपर हजारों कौवे एक साथ निवास किया करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण भी रहा करता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थे। उन गुफाओं में उल्लू भी निवास किया करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत ही पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी भी कौवे को मारे बिना वह भोजन ही नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत ही चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार करने के लिए कहा। मेघवर्ण बोला कि मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है, अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने दूसरे और बुद्धिमान कौवे से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला कि हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने से क्या तुक है। बहुत से कौवे ने काँव काँव करके इसका विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा और बोला कि हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उनके ऊपर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला कि शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरे कौवे ने सलाह दी कि अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर दूसरे पक्षियों की सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़े और बोले कि महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? आप जरा मुझे साफ साफ समझाइए। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका और बोला कि यह आप क्या कह रहे हैं। स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला कि छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाया और बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है। मेघवर्ण चीखा और उठा बोलने लगा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मारो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार थप्पड़ मारा और तनी से गिरा दिया और घोषणा की कि मैं इस गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसमान के पेड़ों पर छिपे हुए बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो गया है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा कि हे महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का संदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए चली गई, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर चले गए थे। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका और कहा कि कौन हमारा सामना करने की बजाय यहाँ से भाग गया। ऐसे कायरों पर हजारों बार मैं थूकता हूँ। सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा हुआ स्थिर जीवी कौवा यह सब कुछ देख रहा था। स्थिर जीवी ने काँव काँव की आवाज़ निकाली और उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इसका राजा धक्का देकर यहीं पर गिराकर चला गया था और अपमानित भी कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया
उसने कहा, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? स्थिरजीवी बोला कि मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी थी कि उल्लुओं का नेतृत्व करके इस समय एक पराक्रमी राजा बनकर रहो। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। परंतु मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर उसने कौओं की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में आप ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने उसके कान में कहा कि राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में ही हमें बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। उन्होंने उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ में ले लिया। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा कि स्थिरजीवी को गुफा में शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा में बाहर एक पत्थर के ऊपर सेवक की तरह रहने दो। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने में ही मेरी इच्छा है। और इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा कि महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के बराबर होता है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा और कहा कि तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ में वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ चला गया कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास में खड़े रहने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर पहुँच गया और जहाँ मेघवर्ण और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहाँ आग लगी है, एक एक जलती हुई लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती हुई लकड़ियाँ पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुँचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई और सभी उल्लू जलने और दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना या अपने ही विनाश का सामान जुटाने के बराबर है।